हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि बच्चे आप सभी को पता है, मैं आपको सपोर्ट मटेरियल क्लास 10 साइंस के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस एक लास्ट चैप्टर रह गया था, वो था आपका चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इस वीडियो में मैं आपको जो सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर नंबर 4 हमारा है साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेंशन करा, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। कंटिन्यू। देखिए बेटा, फर्स्ट पेज में यहाँ पर जो मेंशन है, ये एक तरीके से आपको माइंड मैप मेंशन है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा इसको देख लें कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या इस चैप्टर में मेंशन है, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या मेंशन है, देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर मेंशन कार्बन और उसके कंपाउंड। कार्बन एक बेटा क्या है, वर्सटाइल एलिमेंट है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज, 0.2% पाया जाता है, किस फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में 0.3% की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में, ठीक है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हो, सबके सब क्या होते हैं, सबके सब कार्बन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, कार्बन से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। कार्बन जो पेपर में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिक में होता है, लेदर में होता है, रबर में होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर का होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको कार्बन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, पहला बोला ये कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। देखो आपको पता होगा बेटा, यहाँ पर जो पैराग्राफ में मेंशन है, कार्बन के पास होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, और 6 से प्रोटॉन्स होते हैं, अच्छी बात है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है के एल की जगह पे होता है 2 4 एम खाली रहता है, एन खाली रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब आउटपुट में शायद बड़ा 4 इलेक्ट्रॉन्स है। या तो एक काम करें, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर लें, जैसे लिखा है लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको ई कर लेंगे, ओके। या फिर गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसका ये बाहर वाला शेल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बेटा एक बात सुनो, कार्बन अगर गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले से उसके पास 6 प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो क्या ये 6 प्रोटॉन्स जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजिली होल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो गेन नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, लूज कर दें। तो अगर बेटा देखो, सिंपल सी बात सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि देखो बताया था ना आपको, 6 प्रोटॉन्स ने जब 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, तो उसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप लूज करने की कोशिश करेंगे, तो इट वुड रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स व्हाई कार्बन ना तो बेटा लूज करता है, ना तो वो गेन करता है। फिर क्या करता है वो, देखो ना पर, इट इज डिफिकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा कार्बन क्या करता है, कार्बन अपनी शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है अपने जैसे एटम्स के साथ, या फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या डिफरेंट एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। समझ में बात है कि नहीं। इसीलिए कार्बन जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो ना तो गेन कर सकता है, ना ही वो लूज कर सकता है, और क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब यहाँ पर ना बेटा कॉन्सेप्ट आता है आपका, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बेटा सिंगल बॉन्ड होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया बेटा हाइड्रोजन एटम के लिए, देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। वैसे अगर बात करें बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो वहां पर क्या होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में बेटा होते ही 6 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 6 नहीं, उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को की जरूरत है, तो ये क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके। मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म रिप्रेजेंट करना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पर होगा बेटा, तो ये क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो बन गया इसमें डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के केस में बता, आपको पता है कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 5 होता है। तो कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसीलिए तीन तीन की शेयरिंग करते हैं, और जिसके वजह से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। और इनको हम इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पर मैच देखो, देखिए और एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, H2 हो गया, CO2 हो गया, CO2 के बीच में देखो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, H2S गैस है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या दिखा रखा है आपको, कि एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्डिंग पे अलग अलग कैटेगरीज की होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड है,
2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, करेंगे कंटिन्यू आगे। ओके, ये चीज यहाँ पर बेटा मेंशन की हुई है जो मैंने आपको बताया। देखो ना, इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर लिखा है जो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसे कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी से बॉइल्ड हो जाते हैं कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आप एग्जांपल देखा ना आपने, सॉल्ट होता है जो आयन स्टील आप घर में यूज करते हैं, और चीनी, चीनी को आप देखना गर्म करना तो जल्दी मेल्ट हो जाती है, बट सॉल्ट जो है जल्दी मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आपने ध्यान रखनी है, these molecules are generally poor conductor of electricity since no charge particles are formed। देखो बेटा बात समझने वाली बात है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। ओके, ये चीज आप अब यहाँ पर बेटा एक चीज मेंशन है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब होता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ना, अलग अलग जो फॉर्म्स होती है कार्बन की जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या सेम है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। नॉट ठीक है, क्लियर। डायमंड मेंशन है बेटा, देखो डायमंड का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ना एक एटम जो 4 अदर एटम्स के साथ कंबाइन होता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ओके, ऐसे बेटा बनती जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, ग्रेफाइट की बात करें तो बेटा ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है इस तरीके से, हेक्सागोनल लेयर टाइप की बनाते हैं। ठीक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसीलिए क्या होता है, फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो है ना, कुत्ता भी कर रहा, सही बात है। ठीक, अब ना फ्लोरेंस की बात करें, ये भी एलोट्रोप की फॉर्म है, इसमें बेटा ना ये सबसे छोटा फॉर्म होता है जिसमें कार्बन 60 कार्बन एटम्स की है, एक फुटबॉल शेप होता है ना। देखो यहाँ पर इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं, जैसे आपको पता है डायमंड बड़ा ज्वेलरीज वगैरह में यूज होता है, थर्मोमीटर्स वगैरह में यूज होता है, ग्रेफाइट पेंसिल की लैड होगी, इलेक्ट्रोड्स इन सब में यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर मेंशन क्या रखी बड़ा प्रॉपर्टीज जैसे ग्रेफाइट और डायमंड की। ओके, डायमंड बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ओके, और ये सॉफ्ट होता है। तो बड़ा डायमंड से भी हार्डेस्ट सब्सटेंस एक होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है जिससे ग्राफिन कहते हैं। ओके, इट इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बेटा क्या करता है, बैट गुड कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का होता है ग्रेफाइट आपका। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन ये ओपेक होता है। ठीक, ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर क्या मेंशन किया, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो इतना फेमस क्यों है, कार्बन के बारे में आप पढ़ रहे हो, कार्बन जब बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, तो क्यों बना रहा है, उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इस बात को सुनो बेटा। देखिए बेटा, देखो मेनली क्या है, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की जो लार्ज नंबर कंपाउंड्स बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक तो होती है कैटेनेशन, ठीक, एक होती है टेट्रावैलेंसी, एक होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये होते क्या है, इनको वन बाय वन हम समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, वैसे बेटा आपके ना 2 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दो वो भी चल जाएगा ना, वो सी में इंक्लूड होते हैं, कैटेनेशन में आ जाएगा इसमें। देखो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम की जो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन बेटा एक प्रॉपर्टी है कार्बन की जो दूसरे एटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन की बेटा देखो कार्बन की तरह एक और एटम हमारा होता है सिलिकॉन, जो कंपाउंड्स बनाते हैं लगभग आप मान लीजिए 7 to 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन के साथ। ठीक है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन अप टू 7 or 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, इसमें ना सिर्फ 8 7 8 एटम्स तक ही बॉन्ड बना पाता है, ज्यादा लंबी चेन नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता, सुनो बात को ध्यान से बेटा को। कार्बन बेटा क्या होता है, छोटे साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, लेकिन सिलिकॉन जो है बड़े साइज का होने की वजह से क्या होता है, हाईली रेडिएटिव होता है, दैट्स व्हाई वो लॉन्ग चेन्स बना नहीं पाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए।
दूसरी प्रॉपर्टी पर टेट्रावैलेंसी, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, जिस वजह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है, बॉन्ड बना पाता है। देखो जानकारी पर देखो, smaller size of carbon atoms enables nucleus to hold the shared pair of electrons strongly, thus carbons are stable in general। ठीक है, अपना बात समझ में। देखो कार्बन जो है स्टेबल बॉन्ड बनाता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, ठीक है, जिसके वजह से ये एक तो बेटा कैटनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम शो करता है, ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव होता है, स्टेबल रहेगा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है दूसरे कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली होल्ड कर लेता है, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो पाता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन ऐसा नहीं कर पाता। ओके, और आइसोमेरिज्म बेटा आपको पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम जो है अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक मेंशन किया है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक बेटा ओपन चेन होती है, एक होती है साइक्लिक, रिंग की फॉर्म में से कहते हैं। ओपन चेन की बेटा कैटेगरीज अलग अलग है, एक तो स्ट्रेट चेन होती है जस्ट लाइक दिस, कार्बन 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 ऐसे होती है, या फिर ब्रांचेस होती है जस्ट लाइक दिस, ब्रांचेस बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन की बेटा अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपको पता होना चाहिए इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, अब बात करें सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड में एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक। एल्केन्स में बेटा जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, और एल्काइंस में जितने कार्बन होंगे उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए थे, ठीक है। एलिसाइक्लिक बेटा हो गया आपका एक एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक में बेंजीन का नाम पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा इसमें एलिसाइक्लिक में क्या होता है, इसमें रिंग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे आपको साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपका अलग एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ या डिफरेंट एटम के साथ। ओके, देखो अब देखिए क्या चीज यहाँ पर मेंशन है, देखो ये कह रहा है टू हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ चेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर इक्वल। देखो एक बात का ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड बनाने के और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए ना बेटा, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड से बेटा दूसरे एटम से साथ ही बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसीलिए बेटा कहता है ना, जो आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, कि जो इथीन है, क्या कहते हैं, मिथीन, मिथीन और मिथाइल फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए, और आपको पता है मैथ में सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये है इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, सिंपल से क्राइटेरिया है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना और शेल कर देना, जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर देगा। इन्होंने डॉट और क्रॉस यूज करेगा ताकि डिस्टिंग्विश कर सके कि कार्बन का एक्स की फॉर्म में दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का डॉट की फॉर्म में, ठीक है। ओके, जैसे कि बेटा यहाँ पर भी इन्होंने दिखा रखा है, एक बार चेक करो, ओके ओके, क्लियर होगी ना। जैसे कि बेटा यहाँ पर दे रखा है इथाइन का दे रखा है, ठीक है। इथाइन तो आपको पता है बेटा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब तो आपको समझ में आएगी, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आपने पहले, ठीक है। आपको पता होगा कि बेटा कार्बन के पास कितने होते हैं बेटा, सॉरी इथाइन है ना, इथाइन, हाँ इथाइन तो बेटा क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इथीन हो गया ना, इथाइन होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे आप लिखा बेटा 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तरीके से बन गया इसका, ये इथीन हो गया, ये इथाइन हो गया, इथाइन, ओके दैट्स इट। ओके, देखिए अब यहाँ पर बेटा ना आपको अलग अलग यहाँ पर जो मेंशन कर रखे हैं, देखो मीथेन, अगर बेटा आपको ध्यान रखना है, मैथ मतलब होता है इसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, एट मतलब 2, प्रोप मीन्स होता है 3, ब्यूट मीन्स होता है 4, ठीक है। ऐसे बेटा अगर पेंट है तो यानी कि 5 कार्बन हो गए,
हेक्स के लिए 6 कार्बन होगी। बाकी डिपेंड करता है बेटा, सिंगल बॉन्ड है तो इन लगेगा, डबल बॉन्ड तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड तो आई लग जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा उसका जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो ये सीरीज चलती रहती है। क्लियर है ये बात? ओके, देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा अभी एकदम से आपको। ठीक है, देखो ये ना स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कभी कभार बेटा ना आते हैं कि पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, इथिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, प्रोपिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आपको ये आना चाहिए बेटा, उसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले ना, कि हम इसके फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया। ठीक है, ये देखो ये आपको आते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अब बेटा यहाँ पर आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूला। साइक्लिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, साइक्लिक सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं और साइक्लिक अनसैचुरेटेड की बात करें। देखो बेटा सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, साइक्लोहेक्सेन, देखो बेटा जब भी आप नॉमेनक्लेचर करते हैं रिंग वालों के, तो उसके आगे ना नाम के आगे साइक्लो हो जाता है, बाकी नो नेम वैसे रहता है। देखो साइक्लोहेक्सेन है तो आपको पता है बेटा इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होंगे। कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि बेटा यहाँ पर मेंशन किया, देखो यहाँ पर बस आपने क्या करना, हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में आता है इसकी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके दिखाइए। यहाँ पर बड़ा हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है कि नहीं? ओके, और ये हो गया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में आपको ध्यान रखना बेटा 3 डबल बॉन्ड होते हैं देखो, और 6 जो है आप सॉरी 3 जो है डबल बॉन्ड है आपके कार्बन कार्बन के बीच में, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और 6 जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो टोटल जो है 9 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना बच्चे, ये बात तो आपको पता है ना? क्लियर कि नहीं? ओके, वैसे तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना एक बार आप जो है कॉन्सेप्ट को खुद भी पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है ना? ओके, देखो बेटा यहाँ पर देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो हम आइसोमरिज्म की बात कर रहे थे बेटा, जिनका क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। देख लीजिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये है आपका एन ब्यूटेन, यानी कि लॉन्ग चेन जो स्ट्रेट चेन उसका ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो इस तरीके से बन रखे बेटा ब्रांचेस को ऐसे कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ऐसे बनता है ना प्लस की शेप में, उसको न्यू पेन न्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर पूछ लेते हैं, देखो ये ब्यूटेन, ब्यूटेन का जनरल फॉर्म होता है C4H, कितना होगा, 10 होगा। ठीक, जहां पर बेटा बाकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। क्यों ऐसा, क्यों बेटा कार्बन जो है 3 कार्बन जो 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है, तो सीधे उसके अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला क्या सेम है, ये ब्यूटेन का होगा। वैसे बेटा पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में देखा जाए तो क्या होगा, C5H12 होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम यहाँ पर बेटा CH3, यहाँ पर भी CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर नहीं आया कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। ओके, क्लियर है की बात ना? तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि कितने जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ओके डन। अब यहाँ पर बेटा एक कॉन्सेप्ट आपका आता है हेटेरोएटम, क्या चीज होती है और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो बेटा फास्ट अगर समझा रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बस तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा कॉन्सेप्ट। देखो हेटेरोएटम बेसिकली क्या होता है बेटा, डिफरेंट एटम्स को हम हेटेरोएटम्स कहते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, बेसिकली बेटा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस जगह पे आ जाते हैं और पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिनट देखो, क्लोरो ब्रोमो है हमारे पास हेटेरोएटम, तो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप लग जाता है ना। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, इनका प्रीफिक्स लगता है, नाम के आगे लग जाते हैं। अल्कोहल्स की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन आइटम बेटा डिफरेंट आइटम है हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, तो OH लगता है और उसके नाम के एंड में लगता है बेटा O लग जाता है। अगर CH ग्रुप लगा हुआ है तो उसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और क्या लिख देगा, अल लग जाएगा। कीटोन से तो बेटा कार्बन, 2 कार्बन के बीच में आता है बेटे। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में।
ठीक है, बात ध्यान देगी बेटा आपको, देखिए ओके। और कार्बोक्सिलिक की बात करें बेटा तो कार्बोक्सिलिक होता है COOH, ठीक है, या फिर इस तरीके से हम देख सकते हैं उसको। और इसके एंड में क्या होता है बेटा, ओइक एसिड लग जाता है, ओइक एसिड लग जाता है नाम के लास्ट में, और यहाँ लिखते हैं बेटा ONE, ठीक है, कीटोन्स में आपका, ध्यान रखिए बेटा बातें हैं, ओके। तो बेटा जो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाया जाता है ना उसको हेटेरोएटम कहते हैं, जैसे कि आपने देखा ना क्लोरो था या ऑक्सीजन था, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे एटम से जो हाइड्रोजन की जगह पे आते हैं उसे हेटेरोएटम कहते हैं, ओके। और फंक्शन ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया बेटा, जो उसकी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बनते हैं आपके होमोलोगस सीरीज, अब ये है क्या चीज़? ये बेटा कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिसमें फंक्शन ग्रुप तो सेम होता है, ठीक है। जैसे अल्कोहल फैमिली तो सारे के सारे अल्कोहल फैमिली के होंगे, एल्केन्स तो सारे के सारे एल्केन्स फैमिली के होंगे, ठीक है। बस फर्क क्या होता है बेटा, CH2 यूनिट का फर्क होता है, 40 यूनिट्स मास का फर्क होता है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ा डिफरेंट होती है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, ओके। और एक बात तो बेटा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, क्यों? क्योंकि इनका ना मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस बढ़ता जाता है। देखो पहला अगर मैंने कहा मीथेन है, तो दूसरा आपको पता है बेटा क्या होगा, इथेन होगा, C2H6, फिर इसके अगले क्या होगा, C3H8 होगा, फिर होगा C4H10। तो इस तरीके से बेटा हो क्या रहा है ना, इनका मास बढ़ते जा रहा है, और सबके सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एल्केन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है आपने, इनका क्या होगा, सेम फंक्शन ग्रुप्स होगा, बस ध्यान क्या रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट होगी, ओके। देखिए बच्चों इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होमोलोगस सीरीज, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार एग्जाम में आपके ना, होमोलोगस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़े बेटा, ओके लेट्स कंटिन्यू। अब बेटा यहाँ पर बात आती है कि इसकी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स को जो नाम है वो किस तरीके से रखा जाएगा, तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कितने उसके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमें पता लग जाएगा कि 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसका नाम रखते हैं, तो पता ही होगा आपको ना। देखो अगर एल्कीन्स फैमिली तो बड़ा सफिक्स लगता है, ठीक है, आइंस लगता है, क्या कहता है अल्काइन फैमिली में, अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में अल, कीटोन्स में ऑन, कार्बोक्सिलिक में लगता है ओइक एसिड, और क्लोरोब्रोमो आयोडीन में क्या लगता है बेटा, लास्ट में, सॉरी प्रीफिक्स लगता है, नाम से पहले लगता है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप जैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, सपोज कीजिए आपको गिवन है CH3 CH2 CH2 OH गिवन है, तो पहले काउंट कीजिए बेटा कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो उसका नाम स्टार्ट होगा बेटा प्रोप, और सबके बीच में क्या सिंगल बॉन्ड तो एन बनेगा, ठीक है, और लग जाएगा ओल। तो एक बात का ध्यान रखिए बेटा, यहाँ से जो ई होता है ना इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, तो बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, बाकी कंपाउंड्स का नाम मेंशन करना है, ठीक है, रहेगी बात, ओके, डन, परफेक्ट, ओके। अब आती है बात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखो बेटा, पहले बात करें कंबशन, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न or oxidize in air to produce carbon dioxide gas and water and release heat energy and light energy। देखो बड़ा होता है क्या ना, कार्बन कंपाउंड जब जलाया जाता है तो मोस्टली वो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो जनरली ब्लू फ्लेम के साथ क्या होते हैं, बर्न होते हैं, जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई की जाएगी, और येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब लिमिटेड अमाउंट में एयर सप्लाई की जाती है, ठीक है बेटा। सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड इन एयर, सूटी फ्लेम तब भी बेटा प्रोड्यूस होती है जब अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अगर हम एयर में चलाते हैं तो उसमें भी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। तो बड़ा कोयले को अगर जलाते हैं या पेट्रोल को जलाते हैं तो इसमें से काफी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओके। देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है, ऑक्सीडेशन की बात करें हम, अल्कोहल्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहाँ पर क्या बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो एसिडिफाइड, और एक अल्कलाइन KMnO4 है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अल्कोहल जो हमारे पास क्या है, इसका नाम क्या होगा, इथेन, इथेनॉल इसका नाम है, और ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड है बेटा, इथेनोइक एसिड, ठीक है।
तो हुआ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इनको कहते हैं हम कौन से एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ से भी 1 मार्क में क्वेश्चन पुटअप करते रहता है आपके। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बड़ा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं या रिएक्ट करवाते हैं ड्यू टू डबल ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, या प्लेटिनम कैटलिस्ट हो सकता है, या पैलेडियम कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेटा हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन को एडिशन करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे एल्कीन फैमिली का बड़ा कंपाउंड है, इसका हमने हाइड्रोजनेशन किया तो इसने क्या बना दिया बेटा, एल्कीन बना दिया, यानी कि इसने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजनेशन स्लोज द रेंसिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स को प्रिवेंट करने के लिए, खराब होने से, ऑक्सीडाइज होने से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजनेशन करवा करके। ठीक है बेटा, जितने भी अनसैचुरेटेड सब्सटेंस होते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड आपके जो होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं, उनको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और सैचुरेटेड वाले जो तो हार्मफुल होते हैं हेल्थ। ठीक है, जैसे वनस्पति घी जो प्रिपेयर किया जाता है ना, वो इंडस्ट्रियल यूज में बेटा यही तो होता है, उसका हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ना। ठीक है, ओके, वेजिटेबल ऑयल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वेजिटेबल घी, और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और ये आपका इंडस्ट्रियल यूज होता है वनस्पति घी यानी डालडा वगैरह बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, देखो एक आता है बेटा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे खुद सब्सटीट्यूट कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रखे बेटा, क्लोरीन क्या करता है, कार्बन इस कंपाउंड में से, कार्बन में से जो हाइड्रोजन आइटम है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, अब आती बेटा बात इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से, देखो एक तो बेटा इथेनॉल है, एक है इथेनॉलिक एसिड। इथेनॉल की बात करें तो बेटा उसका फॉर्मूला CH3CH2OH। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसका टेस्ट होता है बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये कहता है कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड टेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर हम प्योर अल्कोहल को इंटेक करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको इंटेक करना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ओके। अब बेटा ये ना केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये बड़ा ध्यान रखना, जब इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बनाता है आपका सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, इसे कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये ध्यान रखना बेटा। ओके, दूसरी बात, अगर हम इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वो भी कब 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये क्या बनाता है, इथीन बनाता है और साथ में वाटर फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इसमें से वाटर को रिमूव कर रहा है। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना बेटा। ओके, देखो उन्होंने यहाँ पर मैकेनिज्म भी दिखा रखा है किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये निकलता है H2O के, यहाँ पर फिर आपका डबल बॉन्ड इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब कह रहे बेटा इसका जो यूज होता है, कहाँ यूज किया जाता है, देखो एक तो बेटा ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, एंटी फ्रिज, इन रेडिएशन ऑटोमोबाइल्स में हम यूज करते हैं, देखो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो बड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा इथेनोइक एसिड की, इथेनोइक एसिड की, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका भी बेटा क्या होता है, फ्रीज हो जाता है 290 केल्विन पे, यानी कि रूम टेम्परेचर फ्रीज हो जाता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका टेस्ट खट्टा होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, इसका 3 से 4% या 5-6% सोल्यूशन जो होता है बेटा, किसमें, वाटर में, तो उसे विनेगर कहा जाता है। ठीक है, तो चाउमीन वगैरह में या फिर आप सैंडविच वगैरह में भी यूज करते हो। देखो एक बात, जो हमारा इथेनॉइक एसिड है वो सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, वो सोडियम इथेनॉइट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन बनाता है।
सोडियम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाने बेटा आपको पता है सोडियम इथेनॉइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर करते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, देखो यहाँ पर मेंशन किया ना, इसको टेबल को बेटा छोड़ते हैं, यहाँ पर रिएक्शंस मेंशन, सीधा रिएक्शंस देखते हैं। देखो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाया बेटा, तो ये हो गया, देखो ये रिएक्शंस बन गई हमारी। सोडियम, इसे कहते हैं बेटा सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके गुड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे बेटा आपको पता है अल्कोहल भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और वैसे ही बेटा इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा आपका सोडियम एसिटेट और साथ में वाटर रिमूव करेगा, ठीक है। अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन के साथ रिएक्शन करने पे आपका ये बनेगा, ठीक है, CO2 गैस निकालेंगे, सोडियम एसिड बनेगा, H2O बनेगा, ऐसे बेटा बाई कार्बन के साथ भी होगा, ठीक है, क्लियर नोट। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जब हम एसिडिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वो भी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो एक स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, और जो फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है और काफी परफ्यूम्स वगैरह में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। समझ गए बात को, क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन, है ना आपका। ये हमारा हो गया एसिडिक एसिड, ये हमारा हो गया क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल का H और यहाँ का जो OH है ये रिमूव हो जाते हैं, और ये आपस में क्या होता है, बड़ा बॉन्ड बनता है, RCOOR, ये बन गया हमारा एस्टर, ठीक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और बड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला है C4H8O2 CS3 COO CS2 CS3, ठीक है। तो इसमें बड़ा कार्बन कितने, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, कैस्टर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, C4H8O2 बन जाता है, इसे कहते हैं हम एस्टर। ओके डन। देखो हाइड्रोलिसिस, ऑन हीटिंग एन एसिड और बेस द एस्टर फॉर्म्स बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिल एसिड। देखो बेटा क्या करें, अगर हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम एसिड बनेगा और साथ में अल्कोहल हमें वापस मिल जाएगा। या फिर अगर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको हीट करेंगे तो दोबारा से हमें बेटा एसिडिक एसिड मिल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शंस में करता है। ओके, एल्काइल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये जो बेटा पहले वाला बताया ना आपको, एस्टर को हम जब मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन कहते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं फैटी एसिड्स। ओके, अच्छा, ये लास्ट टॉपिक देखो मैंने क्या मेंशन यहाँ पर, सॉल्ट्स एंड डिटर्जेंट। सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, और विथ लॉन्ग चेन, इस तरीके से। सॉफ्ट बेटा बेसिकली इफेक्टिव होता है सॉफ्ट वाटर में और इनफेक्टिव होते हैं हार्ड वाटर में, क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट वाटर, देखो एक्चुअली होता है क्या ना, हार्ड वाटर में बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ जो है सॉल्ट रिएक्शन करके क्या करता है, एक स्कम फॉर्मेशन करता है, व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म करता है, ठीक है। देखो देखो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के विद लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर, ठीक है। देखो समझ गई बात बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई सभी को, वेरी गुड। अब एक बात ध्यान रखिए बेटा, जो हमारा ना सोप होता है बेसिकली बेटा उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, एक होता है आयनिक पार्ट होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आयनिक वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, क्या होता है बेटा, वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर फिलिक होता है, तो ये वाटर की तरफ होगा, ठीक है। बाकी जो डर्ट वर्ट होता है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो क्या होता है बेटा, ये होता है हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से डर लगता है, यानी कि ये ना एक्चुअल में जो आपको पता होना चाहिए बेटा, कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं, आयनिक कंपाउंड सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं, इसीलिए जो है आपका जो क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो किस तरफ होता है, डर्ट या ऑयल की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, मिसल्स फॉर्मेशन करता है, और मिसल्स फॉर्मेशन करने के बाद, ठीक है, वो क्या करता है, डर्ट और ऑयल को कपड़ों से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को ही कहते हैं बेटा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कहते हैं, क्लियर, डन, परफेक्ट, गुड, दैट्स गुड। अब इसका बेटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इनसॉल्युबल जो सॉल्ट बन जाता है
जब कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, वो साबुन के मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, स्क्रब बनाते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मोस्टली सोप होता है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, दैट्स वाई डिटर्जेंट जो बेस्ट माना जाता है। डिटर्जेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके सॉल्ट उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये चीजें बेटा आपने ध्यान रखनी है। आई होप आपको चैप्टर पूरा चीज से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बेटा मुझे जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।